नमस्कार दोस्तों, यूनिक एग्जाम्स आईएएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो हम आज की अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में कुछ नए टॉपिक्स देखेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाएंगे, जैसा कि हम हर रोज करते आते हैं। ठीक है, तो आइए आज के टॉपिक्स को देखते हैं अपने। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है नोरो वायरस से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। रिसेंटली इसके केसेस ऑब्जर्व किए गए केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, और इसी वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। हम इस पर्टिकुलर वायरस के बारे में जानेंगे और इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक, तो इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ये स्टमक से रिलेटेड ये बीमारी है, इश्यू है, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उसमें जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। फाइन। तो वैसे इस बीमारी की बात करें तो ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पिछले 50 सालों से ये बीमारी चली आ रही है, और इट इज वन ऑफ द मेन प्राइमरी कॉज है किसका, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसके बारे में जिस पे कि इसका नाम भी पड़ा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ठीक, ये क्या है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, और भी इसके और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। इस पर्टिकुलर जो डिजीज है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वायरस की बात करें तो हर साल अगर ग्लोबली हम देखें तो 2 लाख लोग हर साल इस बीमारी के चपेट में आते हैं, या इस वायरस के जो है अंडर आते हैं और डेथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ज्यादातर जो डेथ है, केसेस हैं, वो अंडर 5 इयर्स या फिर एबव 65 इयर्स एज में डेथ देखने को मिलती है। इसका एक मेन रीजन ये है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती, इस वजह से उनमें ज्यादा डेथ केसेस हमें मिलते हैं। फाइन, सॉरी। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स डायरिया देखने को मिल सकता है, लूज मोशंस, एब्डोमिनल पेन, स्टमक में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो गया, नोजिया, हाई टेम्परेचर या फीवर, हेडेक, और बॉडी में जो है दर्द देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर वायरस नोरो वायरस की अगर हम बात करें तो ये जो वायरस है ये कम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकता है अपने आप को, और इस वजह से ज्यादातर जो केसेस हैं वो विंटर्स में देखने को मिलते हैं, या फिर जो कोल्डर कंट्रीज हैं वहां पे इनके आउटब्रेक्स ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। फाइन, और इसी वजह से, इसी कारण से इनको कई बार जो है विंटर वॉमिटिंग डिजीज भी बोला जाता है, इस नाम से भी इसको बोला जाता है। तो अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, किस तरीके से यह बीमारी फैलती है, तो ये एक हाईली कंटेजियस बीमारी है जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक आसानी से फैल सकती है। कैसे फैल सकती है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हैं आप, उस केस में यह बीमारी फैल सकती है, या अगर आप कॉन्टेमिनेटेड फूड और पानी ले रहे हैं तो उसके थ्रू भी ये फैलता है। फाइन, साथ ही साथ टचिंग कॉन्टेमिनेटेड सर्फेसेस, और बाद में अगर उसी हाथ से हम अपने माउथ को टच कर रहे हैं तो वहां से भी ये फैलता है। साथ ही साथ एयर ड्रॉपलेट से भी ये फैलता है, ये देखने को मिलता है हमें। फाइन, व्हेन एन इन्फेक्टेड जो पर्सन है वॉमिट करता है, और जो उसके छोटे ड्रॉपलेट्स हैं एयर में आते हैं और वो किसी इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आता है, तो वहां से भी ये बीमारी फैल सकती है। फाइन, ये वायरस जो है इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वैक्सीन की अगर बात करें तो करंटली अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर वायरस से बचने के लिए, बट अभी क्या किया जा सकता है, प्रिवेंशन जो है कर सकते हैं हम थ्रू फॉलोइंग गुड हाइजीनिक कंडीशन, अपने आप को साफ सुथरा रखें। ठीक है, हाइजीनिक एनवायरमेंट में रहे, तो उस तरीके से हम इस वायरस से बच सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं सवाल। आप दोनों ही मीडियम में देख सकते हैं और अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू नोरो वायरस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या बोलता है, इट इज अ न्यू टाइप ऑफ इंफेक्शन एंड थॉट टू बी वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कोई नई बीमारी नहीं है, हमने पहले बताया आपको। ठीक है, दूसरा क्या है, द वायरस इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग एट लो टेम्परेचर्स एंड टेंड्स टू बी मोर कॉमन ड्यूरिंग विंटर्स एंड इन कोल्डर कंट्रीज, सर्दियों में ज्यादा देखने को मिलती है, इसके बारे में हमने बात किया। और ये
बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट हमारा। तीसरा क्या है, वैक्सीन्स आर नॉट अवेलेबल बट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो यहां से हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो 2 और 3 हमारे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। फाइन, ठीक है। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा, ये एक वेटलैंड से जुड़ा हुआ ये सवाल है, संख्या सागर या संख्या लेक बोल सकते हैं। ठीक, तो ये कहां पे है, मध्य प्रदेश। कहां पे है, मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। रिसेंटली क्या हुआ, ये पर्टिकुलर जो रामसर साइट भी है, ये खास बात है कि ये रामसर साइट है। यहां पे आप देख सकते हैं वाटर हाइसिंथ जो कि एक इन्वेजिव स्पीशीज है, उसने पूरे जो वेटलैंड को एक तरीके से कवर कर लिया। तो जो वेटलैंड है वो अगर देखा जाए तो क्या है, डिसअपीयर हो चुका है। फाइन, तो ये हमारे इकोलॉजी के लिए, एनवायरमेंट के लिए क्या है, अच्छी चीज नहीं है। तो इसी के बारे में हम और जानकारी लेंगे। ठीक, तो ये जो पर्टिकुलर लेक है संख्या सागर, ये एक आर्टिफिशियल लेक है या मैनमेड है। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले ही बताई, कहां पे है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड। फाइन, 2022 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। ओके, तो इसका जो एरिया है इट स्प्रेड्स अक्रॉस लगभग 250 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और ये जो माधव नेशनल पार्क है उसके इकोलॉजी या उसके बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं मेंटेन करने में या बैलेंस करने में ये मदद देता है। ठीक है, तो ये क्या है, रामसर साइट है, हमने पहले इसके बारे में बात किया। दैट इज अ साइट डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को। ठीक, इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट साइट। फाइन, तो इस लेक की बात करें तो इन वाटर हाइसिंथ जो एक इन्वेजिव स्पीशीज है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पॉन्डेटेरिया क्रैसिपस। ये क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। और ये कहां से ये स्पीशीज बिलोंग करता है, इसकी बात करें तो इट इज नेटिव टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का ये नेटिव प्रजाति है या स्पीशीज है। ठीक है, तो अगर वाटर हाइसिंथ की बात की जाए, वैसे तो इसके बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, बट अगर पॉजिटिव साइड भी अगर बात करें तो ये एक वाटर प्यूरिफायर का काम करता है। इट एक्ट्स एज अ वाटर प्यूरिफायर। ठीक है, कैसे, जो स्मॉल क्वांटिटीज में अगर हेवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में, तो वो क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। फाइन, तो इस वजह से हम इसको वाटर प्यूरिफायर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, और कुछ समय बाद ये पूरे जो वाटर बॉडी है उसको पूरा कवर कर देता है, और उससे क्या होता है, जो सनलाइट है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में जो भी प्लांट स्पीशीज हैं या फिर जो भी एनिमल है या फिश हैं, उनको एक तरीके से क्या होता है, इससे परेशानी होने लगती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इससे क्या है, ऑक्सीजन की भी कमी आ रही है, और जो ऑक्सीजन मौजूद है पहले से वो भी क्या हो रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है, कमी होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वाटर हाइसिंथ है वो ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रहा है अपने ग्रोथ के लिए। फाइन, तो अब क्या है, कम ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है। फाइन, तो इससे क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनकी डेथ होने शुरू हो जाती है। इस वजह से क्या है, काफी नुकसानदेह ये जो है इन्वेजिव स्पीशीज है। फाइन, तो संख्या सागर की अगर बात की जाए तो यहां पे सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन देखने को मिलती है या बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। खासकर से जो फिश की प्रजाति है, बहुत सारे स्पीशीज देखने को मिलते हैं यहां पे। फाइन, और वहां पे ब्रीडिंग भी एक तरीके से, ये ब्रीडिंग ग्राउंड भी देखने को मिलता है। फाइन, यहां पे मार्श क्रोकोडाइल्स भी देखने को मिलते हैं जिसको हम मगर बोलते हैं, या फिर अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो क्रोकोडाइलस पैलुस्ट्रस। ये क्या है, इसका जो है साइंटिफिक नेम है। फाइन, और ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज है मगर, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में ये आता है। ठीक है, मतलब इसको एक तरीके से हाईएस्ट प्रोटेक्शन असाइन किया गया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो आइए सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द संख्या सागर इज अ रामसर साइट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि
ये मध्य प्रदेश में है। देख दूसरा, द लेक इज नाउ कवर्ड इन वाटर हाइसिंथ, इज नाउ कवर्ड इन वाटर हाइसिंथ एन इन्वेजिव स्पीशीज नेटिव टू साउथ अफ्रीका। ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि वाटर हाइसिंथ क्या इन्वेजिव स्पीशीज है और ये कहां का नेटिव है, साउथ अफ्रीका। बात खत्म। ठीक, तीसरा क्या है कि वाटर हाइसिंथ एक्ट्स एज वाटर प्यूरिफायर बाय रिमूविंग हेवी मेटल्स फ्रॉम वाटर व्हेन प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, ये भी क्या है हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो यहां से जो हमारा आंसर है, चूंकि करेक्ट पूछा जा रहा है तो डी विल बी अवर आंसर, 2 and 3 ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, बीबीसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। रिसेंटली ये काफी न्यूज में रहा बिकॉज इन्होंने एक सीरीज, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पे एक सीरीज लॉन्च किया है, उसी वजह से ये न्यूज में रहा। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अगर हम बात करें तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक, तो जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, रिसेंटली उन्होंने जो सीरीज पब्लिश किया है, क्या नाम है उसका, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ये क्या एक सीरीज लॉन्च किया है और इंडियन गवर्नमेंट इसका अपोज कर रही है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टाइमिंग कि इंडिया 2023 में जो है G20 होस्ट करने वाला है और उस टाइम पे ये शुरू करना कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क ब्रिटेन के ऊपर जरूर खड़ा करता है। फाइन, तो उसमें हम बाकी डिबेट्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम आइए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। ओके, तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो 1922 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और शुरू में काफी टाइम तक ये प्राइवेट कॉरपोरेशन के तौर पे काम किया, जिसका नाम था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ठीक है, इन विच ओनली, और इसमें एक खास बात थी कि सिर्फ जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हीं को अलाउड था कि वही सिर्फ शेयर होल्डर इस पर्टिकुलर कंपनी में बन सकते थे। ओके, तो अगर हम 1926 की बात करें तो एक पार्लियामेंट, ब्रिटिश की एक पार्लियामेंट जो कमिटी है, उन्होंने रेकमेंड किया कि इसको प्राइवेट से पब्लिक किया जाए। फाइन, और पब्लिक किया जाए, फिर एक तरीके से क्राउन के अंदर ये काम करे, क्राउन चार्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा जाना चाहिए। फाइन, तो एक तरीके से इसके बाद सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसको एक पब्लिक एंटिटी बना दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो टिल नाउ जो बीबीसी था ये ऑपरेट करता था अंडर रॉयल चार्टर, जिसको हर 10 साल पे रिन्यू करना पड़ता है। फाइन, तो इस कंपनी की अगर बात करें तो 2017 तक इट वाज रेगुलेटेड बाय बीबीसी ट्रस्ट के द्वारा, और साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड था एंड गवर्नमेंट अपॉइंटेड रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसका नाम है ऑफकॉम, इनके द्वारा ये रेगुलेट किया जाता था बीबीसी। बट अब क्या कर दिया गया है कि जो ये बीबीसी ट्रस्ट है इसको अबॉलिश कर दिया गया, इसको हटा दिया गया पूरी तरीके से। अब ऑफकॉम जो है ये क्या है, सोल अथॉरिटी है जो इसको रेगुलेट करता है बीबीसी को। फाइन, तो ये इसके बारे में ये सारी डिटेल्स थी। तो आइए सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, दैट इज बीबीसी। पहला है कि बीबीसी क्या है, एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन है सिंस द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन। बिल्कुल नहीं, पहले क्या था, ये प्राइवेट कॉर्पोरेशन था, अब पब्लिक कॉर्पोरेशन बन चुका है। फाइन, दूसरा है कि बीबीसी ऑपरेट्स अंडर द रॉयल चार्टर दैट हैज टू बी रिन्यूड एवरी 10 ईयर्स। बिल्कुल ठीक बात है, हर 10 साल पे चार्टर रिन्यू कराना पड़ता है। फाइन, तो यहां से जो हमारा आंसर है, चूंकि करेक्ट पूछा जा रहा है तो बी विल बी आवर आंसर, ओनली 2, केवल 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉरी। तो अगला टॉपिक हमारा है, आइए देखते हैं इसको, कि पीएम मोदी हैंड्स ओवर चादर टू बी ऑफर्ड ऑन उर्स ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एट अजमेर शरीफ दरगाह। ठीक है, ये कहां चढ़ाया जाएगा, ये पर्टिकुलर जो चादर आप देख सकते हैं अजमेर शरीफ के दरगाह पर, जो कि कहां है, राजस्थान में जो ये लोकेटेड है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर साइट के बारे में अगर हम जानेंगे और डिटेल में। ओके, उर्स की अगर बात करें तो ये एक फेस्टिवल है, ये कब मनाया जाता है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं
इनके डेथ एनिवर्सरी के तौर पे ये मनाया जाता है। फाइन। तो ये कहां पे है? अजमेर शरीफ दरगाह। ये एक सूफी टॉम्ब है या दरगाह है या मकबरा है, जहां किसका? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। ठीक है, जो काफी एक तरीके से जाने माने जो है सूफी सेंट हैं। फाइन। ये राजस्थान के अजमेर में पड़ता है हमारा, और यहां पे इनका क्या है? मकबरा है। ठीक है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो ये 13th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, सूफी सेंट है, फिलोसोफर भी हैं। फाइन। और ये कहां पैदा हुए थे? संजार में पैदा हुए थे, जो कि मॉडर्न डे में अगर बात करें तो ईरान में पड़ता है। ठीक, ईरान या फिर सिजिस्तान। ठीक है। फिर बाद में वो दिल्ली आए, और किसके टाइम पे आए अगर इसकी बात की जाए तो सुल्तान इल्तुतमिश के समय पे ये जो है इंडिया आए। फाइन। तो बाद में ये दिल्ली से फिर अजमेर गए, और वहां पे ही बिकेम इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय किसके राइटिंग से ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए? वहां पे फेमस सुन्नी हनबली स्कॉलर थे, ठीक है, और एक मिस्टिक अब्दुल्ला अंसारी। इन दोनों लोगों के राइटिंग से ये काफी ज्यादा इनसे प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, जो क्या थे? इस्लामिक सेंट्स। फाइन। तो अगर हम इस दरगाह की बात करें, अजमेर शरीफ दरगाह, तो सभी जो मेंबर्स हैं कमिटी के, जो वहां पे एक पर्टिकुलर जो कमिटी काम करती है, उनको हम खादिम्स बोलते हैं। ठीक है। और जो व्हाइट मार्बल डोम है यहां पे, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात करें या दरगाह की जो डिजाइन किया गया है, ठीक है, ऑफ चिश्तीज श्राइन एज सीन टुडे, आज हम जो देखते हैं, तो ये 1532 में इसको बनाया गया था या बिल्ड किया गया था। ठीक है। तो अगर हम ये क्या है? एक तरीके से ये पर्टिकुलर जो साइट है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का क्या एक एग्जांपल है या नमूना है। ठीक है। तो इट हैज डोम फीचर्स, डोम जैसा कि हम देख सकते हैं। ठीक है। लोटस एंड अ क्राउन ऑफ गोल्ड, गोल्ड का क्राउन भी यहां पे एग्जिस्ट है, और ये जो क्राउन है एक तरीके से डोनेट किया गया था बाय रामपुर के नवाब हैदर अली खान के द्वारा। फाइन। और इस पर्टिकुलर दरगाह में यहां पे रॉयल दरबार भी है, जिसको हम महफिल क्या बोलते हैं? खाना खत। ठीक है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1888। द कॉम्प्लेक्स ऑल्सो हैज लंगर खाना। ठीक है। महफिल खाना और लंगर खाना, ये दो पर्टिकुलर क्या है? यहां पे चैम्बर्स बनाए गए हैं। ठीक है। और झलारा यहां पे देखने को मिलता है, जो कि एक नेचुरल टैंक है वाटर, जिसको कि पिलग्रिम्स यूज करते हैं। फाइन। और एक और जो खास बात है यहां की, कि जन्नती दरवाजा, या इसको हम बिहिश्ती दरवाजा भी बोलते हैं, ये सिल्वर का बनाया गया ये एक डोर है, जो ओकेजनली इसको यूज किया जाता है, इस पर्टिकुलर जो है दरवाजे का। फाइन। तो आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला हमारा, अजमेर शरीफ दरगाह इज एन एग्जांपल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल है, एंड द डोम फीचर्स अ लोटस एंड अ क्राउन ऑफ गोल्ड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये हमारा। दूसरा है, अजमेर शरीफ दरगाह इज अ सूफी टॉम्ब है ये, ऑफ रिवर्ड सूफी सेंट बाबा फरीद। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। फाइन। क्योंकि यहां पे मोइनुद्दीन चिश्ती होना चाहिए। तो यहां से जो हमारा आंसर निकल के आता ए, दैट इज ओनली 1, ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। फाइन। तो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एक जर्नल जो है प्रस्तुत किया गया, ठीक है, एक लाया गया, जिसका आप हेडिंग देख सकते हैं यहां पे, इंडियन जर्नल ऑफ बायोग्राफी एंड बायोफिजिक्स, इसके हेडिंग के अंदर इसको जो है लॉन्च किया गया। तो आइए इसके बारे में जानेंगे कि ये पर्टिकुलर जो डिजीज है या बीमारी है किस चीज से जुड़ी हुई है। ठीक है। तो इसकी बात करें तो इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, ठीक, ये एक मंथली जर्नल है CISR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के द्वारा ये पब्लिश किया गया, जिसका थीम क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। इससे जुड़ी जो है बातें हम देखेंगे। ठीक।
तो हम पॉलीसिस्टिक जो ओवेरियन सिंड्रोम है, ये फीमेल्स में ये बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे कारणों की वजह से ये होता है और ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको ये इंपैक्ट करता है, उसमें दिक्कत लाता है। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक एनोव्यूलेशन। ओके, तो इसमें क्या है कि इर्रेगुलर पीरियड्स देखने को मिलते हैं जो फीमेल होती हैं। ठीक, उस पे वेट गेन भी होता है, साथ ही साथ हिर्सुटिज्म भी देखने को मिलता है। ये क्या है कि जब फीमेल्स में जब जो एक तरीके से मेल हार्मोन जो पाया जाता है उसमें अगर लेवल में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है तो उससे क्या होता है कि फेशियल हेयर्स जो है फीमेल्स में भी ऑब्जर्व किए जाते हैं इनकी वजह से। उसी को हम क्या बोलते हैं, हिर्सुटिज्म बोलते हैं। ठीक है, फाइन। तो यहां पे जो एंड्रोजेन्स होता है वो उसका लेवल बढ़ जाता है। फाइन, तो ये सारे क्या हैं, सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट जो प्रिवेलिंग फीमेल एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ये प्री एमिनेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, ये इनफर्टिलिटी का भी जो है एक बड़ा कारण है। ठीक, तो रिस्क की अगर हम फैक्टर्स की अगर बात करें तो इट कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑफ पीसीओएस। ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले देखा। फाइन, इंक्लूड जेनेटिक्स हो गया, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइट, ओबेसिटी। तो ये सारे क्या हैं, इसके कारण हो जाते हैं इस बीमारी के। ठीक, तो वैसे तो बहुत सारे ड्रग्स या दवाइयां अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल बात करें तो मेटफॉर्मिन हो गया या और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए, बट इनके क्या है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो ज्यादातर इस वजह से लोग जो हर्बल मेडिसिन है उसको ज्यादा उस पर ध्यान दे रहे हैं लोग। ठीक है, क्योंकि उसका क्या है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ओके, तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो लाइफस्टाइल चेंज, उससे क्या है इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा सीडेंटरी लाइफ से क्या करें लोग, उससे बाहर आए। ठीक, मेडिकेशंस, प्रॉपर मेडिकेशंस से भी इसको इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज की अगर बात करें, जैसे वेट लॉस, रेगुलर एक्सरसाइज किया जाए, हेल्दी डाइट लिया जाए, जिससे कि जो हार्मोन है उसका लेवल एक तरीके से रेगुलेट हो सके, जो है बैलेंस बन सके। ठीक, तो ये सारी चीजों से इसको इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक, मेटफॉर्मिन के अलावा एक और जो लोग पिल्स लेते हैं उसका क्या नाम है, क्लोमिफीन। ठीक, जिससे क्या होता है, रेगुलेट किया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है एंड इट रिड्यूसेस एंड्रोजन लेवल्स। और ठीक है, इसी की वजह से जो फेशियल हेयर ग्रोथ्स देखने को मिलते हैं फीमेल्स में, इसका जब लेवल बढ़ जाता है, ये क्या है, मेल हार्मोन है। ठीक, तो आइए सवाल देखते हैं हम। विद रेफरेंस टू पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला हमारा, पीसीओएस is a problem with hormones that happens during the reproductive years and it may see reduced level of androgens। इसकी बात करें तो ये स्टेटमेंट क्या हमारा इनकरेक्ट है। यहां पे इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एंड्रोजेंस देखने को मिल सकता है। फाइन, जिसकी वजह से हिर्सुटिज्म जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। दूसरा क्या है, इट इज द मोस्ट प्रिवेलिंग फीमेल एंडोक्राइन डिसऑर्डर एंड द प्री एमिनेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा। ठीक है, तो यहां से हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, तो यहां से हमारा हो जाएगा बी, दैट इज 2 ओनली। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चंस थे आज के, जो हम नेक्स्ट डे हम फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे और उस पर बेस्ड नए सवाल लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो रिवीजन है डेली वो होता रहे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।